हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं अमाइनो एसिड पर। आज से एक लेक्चर सीरीज चलेगा अमाइनो एसिड पे, ठीक है। तो आपको जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने कार्बोहाइड्रेट पर एक लेक्चर सीरीज चलाया था, जिसमें लेकर के 5 तक मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। अब अमाइनो एसिड पर लेक्चर चल रहा है, जो CSIR का यूनिट 1 सेक्शन बी का ये सिलेबस है। चलिए अब इस अमाइनो एसिड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी है जिसको आप बनाकर रखना, डाउट से बना के उसको क्लियर कर देंगे। चलिए गाइस, सभी लोग पूरे जोश के साथ बैठ जाइए और हमारे साथ पढ़िए आज अमाइनो एसिड का लेक्चर 1। चलिए, तो अगर देखा जाए कि अमाइनो एसिड क्या है, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, आप सबको पता है, सारे बच्चे 11 12 पढ़े होंगे। आप सबको पता है कि अमाइनो एसिड्स जो है ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ है। आपको पता है कि कोई एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड N to C टर्मिनल में अरेंज रहता है, यानी N टर्मिनल पर अमाइनो एसिड का N जो अमीन ग्रुप फ्री रहेगा, और C टर्मिनल पर अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। इसमें बहुत सारा अमाइनो एसिड पाया जाता है। ये प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। आशा करता हूं इस बात को सारे बच्चे समझ पाए होंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होंगे वह होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। चलिए स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। यहां मैंने एक अल्फा अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ किया है। ये एक कार्बन है जो अल्फा लिखा हुआ है। इस कार्बन पर 4 ग्रुप है, एक आर ग्रुप जो वैरी करता है, और इसी आर ग्रुप के वेरिएशन के कारण आप पाएंगे कि हमारे पास टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 टाइप्स के डिफरेंट आर ग्रुप है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा लिख के रखना, डाउट सेक्शन में बता देंगे। दूसरा है एमीन ग्रुप, इसको कहते हैं हम लोग एमीन ग्रुप, ठीक है। तीसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। चौथा है हाइड्रोजन, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ते चलिए। तो अल्फा अमाइनो एसिड इसलिए कह दिए क्योंकि इस अल्फा कार्बन पर आपका एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इसी कार्बन पर अटैच होता है। इसी सी अल्फा पर कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है और एमीन ग्रुप भी अटैच है। मैंने लिखा प्राइमरी अमीन्स, क्यों? क्योंकि ये जो अमीन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या होगा? जब नाइट्रोजन से एक और हाइड्रोजन हटा करके कोई और एक ग्रुप जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा सेकेंडरी अमीन, ठीक है। और आपको याद होगा, अगर याद होगा तो प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिस अमाइनो एसिड में आपका जो एमीन ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप होता है, ये आपका सेकेंडरी अमीन होता है। क्या होता है आपका? सेकेंडरी अमीन। आज इसको कभी कभी इमीन ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इमीन ग्रुप भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाए सवाल, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने नीचे लिख ही दिया, जो मैंने यहाँ बात कही वो बात मैंने यहाँ पर लिख ही दिया कि सेकेंडरी अमीन प्रोलीन होता है। दूसरा बात करें तो आपका अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक होता है नेचर में। क्या होता है? एम्फोटेरिक। क्लियर है? अब समझो कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या है। एम्फोटेरिक का मतलब यह होता है कि आपका अमाइनो एसिड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि भैया इस अमाइनो एसिड के पास NH2 ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है। मौका आएगा तो COH H प्लस डोनेट करके एसिड की तरह बिहेव कर देगा। ठीक, क्लियर है? सारी बात समझ में आ रही है? दिक्कत नहीं है। चलिए, और अगर मौका आएगा तो ये NH2 पर क्या है, इस NH2 पर जो नाइट्रोजन है इस पर एक लोन पेयर है, ये बाद में मौका आने पर H प्लस ले लेगा और H प्लस लेकर के NH3 प्लस बन जाएगा। यानी ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस की तरह बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि ये H प्लस ट्रैप कर लिया, और एसिड की तरह क्यों बिहेव किया? क्योंकि इसने H प्लस डोनेट कर दिया सॉल्यूशंस में। क्लियर हो रही है बातें? सारी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ज्यूटर आयंस भी बनाता है, ज्यूटर आयंस भी बनाता है। ज्यूटर आयंस एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, एक ऐसा पोजीशन है अमाइनो एसिड का जिस पोजीशन पर अमाइनो एसिड में नेट चार्ज, अगेन आई एम रिपीटिंग, नेट चार्ज
जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज एमीन ग्रुप होगा और एक नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन होगा। वही बात मैंने लिख रखा है। यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी के ग्रुप पाए जाते हैं। एक पॉजिटिव पोलैरिटी है, दूसरा नेगेटिव पोलैरिटी है। दोनों को जोड़ दो, यहाँ +1 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज, दोनों को जोड़ दो, नेट चार्ज क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयंस कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। जब अमाइनो एसिड को डालोगे सॉल्यूशंस में तो ये ऐसा काम होना शुरू हो जाता है। किसी खास पीएच पे जाकर के इसका जो नेट चार्ज होगा जीरो हो जाता है, जिसको पीआई वैल्यू भी कहते हैं। आगे सिखाएंगे कि किसी अमाइनो एसिड का पीआई वैल्यू एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। ठीक बेटे, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलबिलिटी की बात करोगे तो ये सोलबल है पोलर सॉल्वेंट में। क्यों सोलबल होगा? क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री के रूल्स, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। तो चूंकि आपका अमाइनो एसिड पर क्या है? अपोजिट पोलैरिटी के ग्रुप है, इस पर चार्ज का सेपरेशन है, इस पर चार्ज भी है। इस कारण से वाटर से यानी पोलर सॉल्वेंट में जहां पर चार्ज होता है उससे ये एसोसिएट करके खुद को डिजोल्व कर सकता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां मैंने प्रोटीन नहीं पढ़ाया बट आपको पता होगा कि प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ एसोसिएट करके ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे और यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एमाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? एमाइड बॉन्ड कहते हैं। इसका आपको स्ट्रक्चर पता होगा एमाइड बॉन्ड का, C डबल बॉन्ड O और NH। यहाँ एक अटैच हुआ ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप अटैच होता है, इसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड कहते हैं, या इसको कभी कभी पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कोवैलेंट इन नेचर। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को हो, कोई समस्या हो, आप लिख करके रखना। हम जब डाउट सेशन लेंगे तो वहां आप पूछ लीजिएगा, क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ही बता चुका हूं कि आर ग्रुप के वेरिएशन के कारण टोटल 20 टाइप्स के डिफरेंट अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन में पाया जाता है, क्योंकि इसी 20 टाइप्स अमाइनो एसिड के लिए हमारा डीएनए भी कोड करता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सबसे पहला जो अमाइनो एसिड लोगों ने डिस्कवर किया था वह था एस्पैराजिन, और सबसे लास्ट जो अमाइनो एसिड डिस्कवर किया गया ये थ्रियोनिन है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है, पता नहीं किसी भी पेपर में कहीं आ जाए इसलिए मैंने डाल दिया इसको। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब हम बात करेंगे इस अमाइनो एसिड के कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में, थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, चलिए आपको पता है कि आर ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से टोटल 20 टाइप्स अमाइनो एसिड है। ये सारे अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, इनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, एमीन ग्रुप है जो कि अल्फा कार्बन से अटैच है। ये पहले ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आर ग्रुप डिफर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास जो टोटल 20 टाइप्स का जो अमाइनो एसिड होता है, वह अमाइनो एसिड जो आर ग्रुप है 20 टाइप्स का डिफरेंट, वह आर ग्रुप आपका साइज में वेरी करेगा, यानी बड़ा छोटा हो सकता है, शेप में वेरी करेगा, चार्ज में वेरी करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैपेसिटी में वेरी करेगा, यानी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर में वेरी करेगा, यानी कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जो पोलर होंगे, कुछ नॉन पोलर होंगे, कुछ हाइड्रोफोबिक होंगे, क्योंकि उनका ही बहुत बड़ा महत्व है हमारे प्रोटीन्स में। ठीक है, कुछ की केमिकल रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको प्रोटीन, तो प्रोटीन में बताएंगे कि ये 20 प्रकार के अमाइनो एसिड काफी अहम भूमिका निभाते हैं आपके प्रोटीन के ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एडप्ट करवाने में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो लिख के रखना, डाउट सेशन में ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर सी अल्फा दे दिया, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आर ग्रुप काफी बड़ा हो सकता है। आर ग्रुप को कभी कभी हम कहते हैं साइड चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइड चेन भी कहते हैं। ये साइड चेन कभी कभी बड़ा हो जाता है, बड़ा साइड चेन भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, लाइसिन का आर, ये है लाइसिन का आर चेन, बहुत बड़ा है। कार्बोक्सिल आयंस एमीन प्लस, और ये कार्बन पर प्लस चार्ज है। यहां से देखिए कितना बड़ा आर ग्रुप है, 1 2 3 4 4 तो आपका मिथिलीन ग्रुप है, लास्ट में एमीन ग्रुप है। इनका कैसे नोमेनक्लेचर करोगे, इनका कैसे नंबरिंग करोगे? तो यहां नंबरिंग ऐसे करते हैं, जरा ध्यान से स्क्रीन पर सबको देखना। इस कार्बन से कार्बोक्सिल आयंस पे अटैच है, एमोनियम आयंस पे अटैच है, इसलिए इस कार्बन को कहा
अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़ें, चलिए। इस कार्बन से जो कार्बन अटैच यहाँ है साइड चेन पर, साइड चेन का कार्बन, साइड चेन का जो पहला कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से, इसको बोलते हैं बीटा। इससे अटैच कार्बन को बोलते हैं गामा, इससे अटैच को बोलते हैं डेल्टा, इससे अटैच बोलते हैं एप्सिलम। इसी प्रकार से ये नंबरिंग चलता रहता, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलम। ये आपको पता होना चाहिए, खास करके एप्सिलम याद रखना, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स में ये लाइसिन इसी एप्सिलम कार्बन पर जो एमीन ग्रुप अटैच है, ये बहुत सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। इस बात को याद रखना, आगे जब प्रोटीन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। क्लियर यहां तक? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते चलिए। वही बात, सारी बातें यहां लिख रखा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी आपको स्टेटमेंट बना करके पेपर में पूछ देगा। ग्लाइसिन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे अदर अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब साफ है कि सारे अमाइनो एसिड पर जो अल्फा कार्बन है, ये सी अल्फा कार्बन जो है, यही होता है ऑप्टिकली एक्टिव। इस सी अल्फा पर 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, आपको पता है। एक आर ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक CO- होता है और एक NH3+ होता है। ठीक है, ये आपका ये जो है ना, ये HNH3CO-, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन पार्ट है सारे अमाइनो एसिड का। डिफर करता है आर ग्रुप में। ग्लाइसिन की बात करोगे, यहां मैं डायग्राम लगाया ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन में ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस किया गया, तो ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन क्या है, आइडेंटिकल हो गया, इसलिए कायरल सेंटर नहीं हुआ, इसलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आशा करता हूं इस बात को सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि सारे अमाइनो एसिड एक्टिवली एक्टिव है क्योंकि सभी पर कायरल सेंटर है, बट ग्लाइसिन कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इस ग्लाइसिन पर आपका 2 आइडेंटिकल ग्रुप आपका लगा हुआ है। और कंसेप्ट कहता है कि जब ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड होगा तो उस पर जो कायरल सेंटर होगा उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तकलीफ हो लिख कर रखना, डाउट सेशन में बता देंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो मैंने बोला ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलो, सी अल्फा एटम जो होता है अमाइनो एसिड का, वही होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ये दिमाग में बैठाना, पेपर में आ चुका है, बनवाएंगे आपसे। ग्लाइसिन का सी अल्फा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो लाइट प्लेन में पोलराइज हो चुका है, जैसे मान लो कि एक होता है ऑर्डिनरी लाइट जो सारे डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट करता रहता है। इस पर जब आप डालोगे निकल प्रिज्म डालोगे, तो ये जो आपका ऑर्डिनरी लाइट था, ये लाइट किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब यहां कोई कायरल, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। यहाँ कोई कायरल का, यहाँ पर कायरल सोल्यूशन डाल दो, इससे 2 आ सकता है। एक तो होगा कि तुम्हारा इस लाइट का डायरेक्शन इधर शिफ्ट हो जाए, एक ये होगा कि इधर शिफ्ट हो जाए। तो इधर शिफ्ट किया मतलब टू द राइट, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। नीचे वाला ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो इसको बोलते हैं लिबो रोटेशन, और नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टू द राइट शिफ्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन, इसको प्लस साइन से दिखाते हैं। अगर पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को टू द लेफ्ट अगर शिफ्ट कर दिया तो इसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं लिबो रोटेशन। ये दिमाग में बैठा लेना, बहुत बढ़िया समझाया हूं, मजा आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बना करके डायरेक्ट CSI के पेपर में आ सकता है। नॉट ओनली CSI, गेट में भी पूछ देगा, जैम बायोटेक में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है, ये जो आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर, एक ऑप्टिकल सेंटर या एक से ज्यादा हो तो क्या होता है, ऐसे ऐसे कंपाउंड बहुत सारे इनैंसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका बहुत सारा इनैंसोमर फॉर्म होता है। एक इनैंसोमर होगा प्लस स्मॉल डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन, दूसरा इनैंसोमर होता है -L यानी लिबो रोटेशन। दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी एक दूसरे पर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। मैंने एग्जांपल लिया थ्रोनिन का। थ्रोनिन पर देखो ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, इसका ये मिरर इमेज है। दोनों क्या है, ये दोनों आपका इनैंसियोमर हो गया। क्या हो गया आपका, दोनों इनैंसियोमर हो गया। ठीक है, उसी तरह नीचे देखो L एलोथ्रोनिन, ये भी आपका क्या है, इनैंसियोमर हो गया। ठीक है,
ये सब पेपर में आया हुआ सवाल बेटा, पेपर में सब आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। CSR पूछता है सवाल, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया हो तो। ये आपका नॉन सुपर मुझे बोला है, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया हूं, इन आइसोमेरिक मॉलिक्यूल्स फिजिकली और केमिकली इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। इसका मतलब साफ है कि सारे इन आइसोमर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होता है, बट एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी इनाइसोमर पर जब रिएक्शंस कराते हो और वहां कोई ऐसा रिएजेंट डालो जो रिएजेंट क्या हो, कायरल हो, कायरल रिएजेंट हो, तब यहां क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ये बात को ध्यान में रखें। और बायोलॉजिकल साइंस में अक्सर होता है, एंजाइम रिएक्शंस करते हैं किसी भी कायरल कंपाउंड से, तो एंजाइम खुद ही एक कायरल सेंटर होते हैं उनके पास, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस अमाइनो एसिड को 3 कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी दे आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ कॉमन नोमेनक्लेचर बाय विच, जिसके थ्रू अमाइनो एसिड को क्या करते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगर करते हैं। एक तो मैंने समझा दिया अभी आपको, डेक्स्ट्रो रोटेशन और लिवर रोटेशन अभी आपको समझाया। ये किस पर आधारित होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट टू द क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है, यानी राइट शिफ्ट कर रहा है, या काउंटर क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाया हूं, याद रखना, पेपर में आएगा, मैं लिख के तुमको दे देता हूं। थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें दो ऑप्टिकल सेंटर होता है। बाकी सारे अमाइनो एसिड में एक ही ऑप्टिकल सेंटर होगा, बट आपके थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन में क्या है, अगर बात करें कायरल सेंटर की बात करें तो क्या है, यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, याद रखना। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिखा रखा है एल थ्रियोनिन, एक तो ये सी अल्फा वाला कार्बन है जो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है, दूसरा इसका साइड चेन पर ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन। इसलिए चूंकि 2 ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है, और आपको मैं पढ़ा चुका हूं आइसोमर में, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा बेटा। अब मैंने आपको समझा रखा हूं आइसोमर में कि दोनों ऑप्टिकल सेंटर क्या है, डिसिमिलर है, इसलिए यहां से 2 के पावर 2 होगा, यानी टोटल 4 आपको आइसोमर बनेंगे। 4 में से 2 इनआइसोमर एक टाइप का होगा और 2 इनआइसोमर दूसरे टाइप का होगा, टोटल 4 इससे आइसोमर बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना, अगर समझ में नहीं आया हो तो लिख के रखना, डाउट सेशन में ले लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पहला मैंने आपको समझा दिया, अब दूसरा समझते हैं यहाँ पर जो पार्ट बी है, कि आप किसी भी अमाइनो एसिड को फीजर के कन्वेंशन में भी ड्रॉ कर सकते हो। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है तो बताओ, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है तो बताइए हमें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फीजर प्रोजेक्शंस की बात करोगे तो सबसे पहला सवाल यह है कि इसको लिखोगे कैसे, फीजर के नोटेशन में कैसे लिखोगे, तो जरा राइट साइड ध्यान देना। मैंने लिया एल एलानिन, मैंने लिया डी एलानिन, ध्यान रखना। अगर इसको ऐसे लिख दे, ऐसे लिखते हैं एल एलानिन को, आगे बताएंगे कैसे हुआ एल और डी, ऐसे लिखते हो, ठीक है। ये तो हो गया फीजर प्रोजेक्शन। इस फीजर प्रोजेक्शन को आप इस तरह सॉलिड बेस्ड लाइन से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज फीजर प्रोजेक्शन, ये क्या है, फीजर प्रोजेक्शन, ये फीजर है। तो ये आपका वर्टिकल है, दिस इज सॉरी, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये आपका वर्टिकल लाइंस है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या करोगे, सॉलिड लाइन से दिखाओ। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने सॉलिड लाइन से दिखा दिया। ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हमने क्या किया, ये ब्रोकन लाइन से दिखाई, ये है ब्रोकन लाइन, तो इसको मैंने ब्रोकन लाइन से दिखा दिया, इस लाइन को मैंने सॉलिड लाइन से दिखा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब एक वर्टिकल लाइन हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो वो बन गया फीजर। उस फीजर को आप चाहेंगे तो सॉलिड वेज के फॉर्म में, सॉलिड वेज फॉर्मूला में भी इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं। और कैसे इंडिकेट करना हो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो इसको आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि फीजर्स के कन्वेंशन में लोगों ने क्या किया, फीजर के कन्वेंशन में ना अमाइनो एसिड को एल और डी से डिनोट किया है। कैसे डिनोट किया है, डायग्राम में देखो समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, ग्लिसरॉल्डिहाइड का मैंने एक रेफरेंस लिया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या है, ये कायरल सेंटर है, जरा ध्यान से देखना। ग्लिसरॉल्डिहाइड के कायरल सेंटर पर जब ये OH आपका लेफ्ट साइड हो, ये OH जब लेफ्ट साइड ओरिएंट हो, इसको कहते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यही OH अगर टू द राइट चला जाए तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है बच्चों को, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है बेटा? दिक्कत हो तो पूछ लेना डाउट सेशन में, ठीक है बेटे।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दे, ये एल और ये डी आइसोमर एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। ये सवाल भी आ चुका है पेपर में, ठीक है। अब देखो, अब इसी ग्लिसरॉल और डी ग्लिसरॉल और एल ग्लिसरॉल को ध्यान में रखेंगे। यहां देखो एलानिन को, एलानिन में क्या है, ये NH3 टू द लेफ्ट है और OH भी टू द लेफ्ट है, इसीलिए अगर OH लेफ्ट है और एमीन में और सॉरी एलानिन में और NH3 लेफ्ट में है तो इसको एल एलानिन कहेंगे। उसी प्रकार डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट में है तो हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड का क्या करेंगे, अमाइनो एसिड का एमीन ग्रुप चेक करेंगे, ये एमीन भी राइट में है, इसलिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे डी एलानिन। क्लियर यहां तक, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ और दिखाया भी है कि ये जो आपको क्या होता है एक दूसरे का, ये आपका एक दूसरे का ये मिरर इमेज है, एक दूसरे का ये मिरर इमेज होता है एक दूसरे का, ये आपका क्या है, मिरर इमेज है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का, मतलब एल आइसोमर डी आइसोमर का मिरर इमेज होता है। दिमाग में बैठा लो, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट लिखा रहा हूं, कॉपी में नोट डाउन कर लो, पेपर में आता है। आपके प्रोटीन में, जो आपके बॉडी में जो प्रोटीन है उसमें सिर्फ एल एस्टीरियो आइसोमर का ही अमाइनो एसिड पाया जाता है। ये लिख कर गांठ बांध कर रख लो, पेपर में आ चुका है, सीएसआई के पेपर में देखना आ गया होगा। तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में प्रोटीन है उसमें सिर्फ एल एस्टीरियो आइसोमर्स का ही प्रोटीन, यानी सारे के सारे एल अमाइनो एसिड ही है। तो सवाल है भैया डी अमाइनो एसिड कहां पाया जाता है, तो डी अमाइनो एसिड हमेशा छोटे पेप्टाइड में पाए जाएंगे, और खास करके ये जो पेप्टाइड है ये बैक्टीरिया का सेल वाल और सर्टेन पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, यहाँ जो पेप्टाइड होगा यहाँ पर आपका डी आइसोमर पाया जाता है। ये पेपर में आएगा, दिमाग में बैठा लेना बेटा और तैयार रहना समझने के लिए, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तीसरा जो नोमेनक्लेचर है, बी समझा दिया, तीसरा जो नोमेनक्लेचर वह है CIPR या RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी R और S नोमेनक्लेचर देते हैं हमेशा कायरल सेंटर को दिया जाता है। ये RS नोटेशन किसको देते हैं, गिव्स टू कायरल सेंटर। इसको समझना डिटेल में तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आइसोमर चैप्टर होगा, उस पर मैंने समझा रखा है डिटेल में कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, वहां से जाकर के डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो, पेपर में आता है, सारे एल अमाइनो एसिड का कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन S होता है, एक्सेप्ट वन। L-सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है R। लिख कर रखना, कभी ना कभी पेपर में हिट करेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कभी ना कभी CSR कहीं अपने ही पेपर में सेक्शन B में सवाल डाल के हैरान कर सकता है आपको, स्टेटमेंट में देके हैरान कर देगा आपको, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत हो हमसे पूछ लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, गेट हो, जैम हो, CSIR नेट JRF हो, कहीं भी इससे क्वेश्चन आता है कि अमाइनो एसिड दे देगा और उस अमाइनो एसिड का क्या करेगा, PK1 दे देगा, PKA2 दे देगा, PKR दे देगा, बोलेगा इसका PI निकालोगे। कैसे निकालोगे, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, कैसे निकाले PI, समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अभी आज बता देंगे, ध्यान से देखो। हमने अमाइनो एसिड को 4 भाग में बांटा है, जरा ध्यान देना। PKA का मतलब होता है, सबसे पहले K समझो, K का मतलब होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो K को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और PKB भी कहीं लिखा रहता है, PKB को कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, याद रखना, यानी कुछ डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, आपको पता है कि अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं PKA1 कहते हैं, यानी ये लॉग ऑफ K1 है। अल्फा एमिनो ग्रुप की बात करो, इसको PKA2 कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं। और एक होता है साइड चेन जिसको PKR कहते हैं। तो PK1 अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसका डिसोसिएशन होगा इस कार्बोक्सिल ग्रुप पर, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होता है जब pH को वेरी कराओगे। तो याद रखना, इसका जो PK वैल्यू हुआ देखना 2 और 3 के बीच में है, किसी किसी का 1 भी है बट 2 से 3 के बीच में, इस सारे अमाइनो एसिड में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। यहां तक समझ में आई, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अल्फा अमाइनो एसिड की बात करोगे तो इसका PK2 वैल्यू जो है दैट इज
बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, यहाँ एमीन ग्रुप होता है, NH2 होता है, तो ये NH3 में भी आ सकता है, ठीक है, इससे ही प्रोटॉन निकलता है। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है 9। जरा ध्यान से देखना, 9 और 10 के बीच में इसका वैल्यू होता है, याद रखना 9 से 10 के बीच में वैल्यू होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर है, प्रोलिन का 10.60 होता है, सिस्टीन का 10.78 होता है, बाकी सबका 9-10 के बीच में होता है, यानी एवरेज 9 होता है, दिमाग में रखना, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनका साइड चेन भी आयोनाइज हो सकता है। कौन साइड चेन आयोनाइज होगा वो मैंने लिख रखा है, ये याद रखना है आपको। सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका साइड चेन pKr जो है 8.33 है, यानी 8.33 से ज्यादा pH रखोगे या उससे कम pH रखोगे तो यहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन होता रहता है, ठीक है। उसी वक्त टायरोसिन की बात करोगे तो टायरोसिन का भी pKr यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, 10.07 है, ये आपको याद रखना है। आपको पता है कि एसिडिक अमाइनो एसिड का साइड चेन में क्या होता है, साइड चेन में आपका वहां पर क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उसका भी दिया है 3.86 pKr यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसी तरह आपके ग्लूटामिक एसिड का दिया है 4.25 एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेसिक अमाइनो एसिड की बात करोगे जिसके साइड चेन पर क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज एमीन ग्रुप होता है, तो इसमें लाइसिन का दिया है 10.79, आर्जिनिन का दिया है 12.48 और हिस्टीडीन का दिया है 6.04। ये याद रखना, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपको हम पीआई वैल्यू सिखाएंगे, कैसे पीआई वैल्यू निकालते हैं अमाइनो एसिड पर। जब हम प्रोटीन पढ़ाएंगे तब वहां सिखाएंगे कि प्रोटीन पर टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, अगर वहां आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दे दे तो उस पर चार्ज कैसे निकालोगे। तो वहां आपको चार्ज निकालने के लिए आपको इन अमाइनो एसिड का pKa1, pKa2 और pKr याद होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस अमाइनो एसिड का साइड चेन डिसोसिएट करेगा, किसका डिसोसिएट नहीं करेगा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई दुविधा तो नहीं है किसी प्रकार से? कोई भी दुविधा हो पूछ लेना, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने नीचे दिया है कि ज्यूटर आयंस कैसे बनता है, जरा ध्यान देना। हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर अमाइनो एसिड लिया, इसका NH3 प्लस प्रोटोनेटेड है, OH उसी तरह है। pKa1 वैल्यू जो इस कार्बोक्सिल ग्रुप का है, कहता है कि हम मीडियम में कोई pH ले लिया, टेक एनी pH ऑफ योर मीडियम, क्योंकि इसी मीडियम में आपका अमाइनो एसिड डिसॉल्व होगा, तो हमने ले लिया pH। अगर इस pH से ज्यादा वैल्यू pKa1 का है तो क्या होगा, pKa1 आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि pH से ज्यादा वैल्यू pK1 का, मतलब pK हो गया आपका क्या, बेसिक फॉर्म हो गया, अब pH उससे कम है यानी ये pH आपका एसिडिक हो गया, इसको प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पोजीशन पर आया। अब क्या हुआ, pKa2 इस एमीन का वैल्यू है, pKa1 जो ये आपका कार्बोक्सिल का है, अब pKa2 आपका एमीन ग्रुप का है, तो दोनों का वैल्यू pH के बीच में फर्क कर रहा है, यानी pH से ज्यादा वैल्यू pKa2 का है। अगर pH से ज्यादा वैल्यू pKa2 का है तो क्या होगा, pH तो कम हो गया, pKa2 ज्यादा है यानी प्रोटोनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोटोनेट हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़, ज्यादा ध्यान देना, सब समझा दूंगा मैं। यहाँ pKa1 क्या है, pH से कम है, pH से कम है, लेकिन pH जो है सराउंडिंग का वो तो pKa1 से ज्यादा है, यानी ये pH इस pK1 के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, बेसिक हो गया, इसलिए यहाँ का जो COH जो यहाँ था, ये H यहाँ से डीप्रोटोनेट कर गया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये बन गया आपका ज्यूटराइन, क्योंकि दोनों पर नेट चार्ज 0 है। अब यहाँ pH ज्यादा है pKa2 से, यानी आपका pH क्या है, बेसिक हो गया pKa2 के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसने क्या किया कि इस NH2 पर जो यहाँ पर एक NH3 था, यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकाल लिया और ये बन गया न्यूट्रल एमीन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत हो डाउट सेशन में लेकर आना, वहां समझा देंगे। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा, मैंने क्या किया है आज कि आपको मैंने एक दिया है आर्जिनिन अमाइनो एसिड। इस आर्जिनिन का कार्बोक्सिल ग्रुप का pK1 2.17 है, एमिनो का pK1 9.04 है और साइड चेन का pKa 12.48 है। आपको पीआई वैल्यू निकालना है, जिस वैल्यू पर इस आर्जिनिन का नेट चार्ज 0 होगा। सवाल है कैसे निकालोगे, कैसे अप्रोच करोगे, तो बड़ा अच्छा अप्रोच सिखाता हूं, चलो ध्यान दो। आप कोई ऐसा पी के अपने मन से
अपने मन से कोई ऐसा पीके वैल्यू पता करो जिस पीके वैल्यू पर आपका आर्जिनिन पर जो चार्ज होगा वह -1 और न्यूट्रल के बीच में होना चाहिए। फिर एक दूसरा पीके वैल्यू पता करो जिस पर आर्जिनिन का चार्ज +1 और न्यूट्रल के बीच में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा दो पीके वैल्यू निकालो कि जहां पर आर्जिनिन पर चार्ज -1 और +1 के बीच में हो, पासिंग थ्रू न्यूट्रल चार्ज। कोई ऐसा पीके वैल्यू खुद से ढूंढना है। अब सवाल है भैया ये अपना मन से पीके वैल्यू ढूंढे कैसे? अब ये सवाल पक्का दिमाग में उठ रहा होगा बच्चों को कि सर हम अपने मन से पीके वैल्यू क्या ढूंढे, कैसे पता करें बेटा? चलो मैं सिखाता हूं, सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दो। अगर ध्यान लगाया जाए तो pK1 2.1 से बना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इसका pK2 9.04 है, pKr 12.48 है। ऐसा करो, इसका pK1 2.17 है ना, इस दो के आसपास में कोई ले लो pH, हमने pH1 ले लिया। देखो कैसे बना रहे, pH1 ले लिया। अमीनो ग्रुप का pK1 क्या है 9.04 है, तो 9 के आसपास ले लो कोई pH, हमने pH 7 ले लिया। दूसरा 12.48 है pKr का वैल्यू, इसके आसपास का कोई pH ले लो, हमने pH 11 ले लिया। और इससे ऊपर का ले लिया pH 14 ले लिया। अब देखो क्यों ऐसा लिया, अभी समझ जाओगे। जब pH 1 लिया, आपको पता है ये pH 1 क्या है, सबसे कम pH है, इन तीनों से कम pH है, तो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। जब हम एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं क्या करेगा ये, सबसे पहले इस कार्बोक्सिलेट को प्रोटोनेट कर दिया तो प्रोटॉन बैठा दिया, इस NH2 पर एक और प्रोटॉन जोड़ दिया तो प्लस आ गया, इस चूंकि आर्जिनिन है तो इसके इस NH पर एक और प्रोटॉन जोड़ दिया तो आ गया प्लस चार्ज। अब देखो इस पर कितना चार्ज है, +1 +2, यहाँ आ गया +2 चार्ज। लेकिन हमने क्या कहा है, -1 और -1 से लेकर के +1 के बीच में होना चाहिए, यानी -1 और 0 होना चाहिए। तो ये pH1 काम नहीं कर पाया, ठीक है, इससे काम नहीं हो पाया, जो कंसेप्ट बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, pH 7 लिया। अब जब pH 7 लोगे तो ये pH 7 pK 2.1 समय से क्या है, ज्यादा है, यानी ये बेसिक कंडीशन हो गया। तो बेसिक में क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलेट आयंस का जो H+ इसको बाहर निकाल लेगा, तो यहां बन गया नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दूसरा बात pK2 देखो, यहाँ 9.04 है, लेकिन अभी भी 7 है, मतलब ये एसिडिक है, मतलब pK2 को प्रोटोनेट कर देगा। तो यहाँ पर अभी भी एमीन प्लस क्या है, प्रोटोनेट है एमीन प्लस। अब ये 7 अभी भी 12.48 से कम है, मतलब एसिडिक है, इसको भी प्रोटोनेट कर देगा। तो क्या हुआ, -1 +1 +1, क्या होगा, कट करके +1 आ गया। ये +1 चलेगा क्योंकि हमें +1 और -1 के बीच में काम करना है, मतलब pH 7 ठीक है हमारा, ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, चलो pH 11 ले लिया। अब pH 11 पर क्या है, 12.48 से अभी भी कम है, तो क्या करेगा, इसको अभी भी प्रोटोनेट कर देगा। लेकिन ये pH 11 2.17 और 9.04 से ज्यादा है, यानी ये आपका बेसिक हो गया pKa1 और pK2 के रेस्पेक्ट में, इसलिए इन दोनों का करेगा डीप्रोटोनेट कर दिया। इसको करेगा डीप्रोटोनेट तो ये चार्ज बन जाएगा, इसको किया डीप्रोटोनेट तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। चार्ज देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर एक +1 -1 0 हो गया, तो ये चार्ज 0 आ गया, तो हमें +1 भी आ गया 0 भी आ गया, और -1 भी हमारा आना चाहिए। pH 14 ले लिया। अब देखो 14 क्या है, 14 पे क्या होगा, 14 इज द मोस्ट बेसिक, इन सभी pH से ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसका डीप्रोटोनेट, इसका डीप्रोटोनेट, इस पर चार्ज इस पर न्यूट्रल, इस पर चार्ज -1 हो गया। हमें -1 चाहिए था, 0 +1, हमने कंडीशन दिया था कि -1 से 0 के बीच में भी हो गया, अब +1 से 0 के बीच में हो गया। ध्यान में बस ये रखना, और कंक्लूजन, अगर इसका कंक्लूजन किया जाए तो कंक्लूजन यही है कि ऐसा pH लो जिस पर अमाइनो एसिड के चार्ज +1 से लेकर के -1 के बीच में जाए, और ये आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है समझने में। आगे बढ़ते, अब देखो क्या हुआ, pH 7 किसके करीब है, 9 के करीब है, तो हमने pH 9 यहाँ पर pK1 9 ले लिया। अब बताओ pH 11 किसके करीब है, pH 12 के करीब है, हमने pK 12.48 ले लिया, pK 14 भी इससे करीब ले लिया, लेकिन हमने 2.17 नहीं लिया कैलकुलेशन में, क्योंकि 2.17 से काफी दूर है pH 11 और 7 काफी दूर है। तो ये तरीका है आपको लेने का, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के इनका एवरेज ले लो, आपको आ गया वैल्यू 10.76। इस
काम को बार बार प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग बैठ जाएगा और क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। ठीक है बेटा, यही तरीका है सवाल को बनाने का। आई समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल। और ये सवाल, और आपको पता होना चाहिए, ये सवाल गेट 2020 में लाइफ साइंस का जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये सवाल पूछा था। सवाल को जल्दी जल्दी उतार लो, इसको डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सवाल में क्या है कि हिस्टिडीन का pK1, pK2, pKi वैल्यू दिया है और कहता है इस हिस्टिडीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या करो, कैलकुलेट करो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। आशा करता हूं फटाक से सिर्फ आपको पीके वैल्यू तो लिखना है, आपने लिख लिया होगा, कोई बड़ा सवाल तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा सवाल, और ये सवाल पूछा है, आपको बता दूं, ये सवाल पूछा गया है CSIR नेट JRF लाइफ साइंस। डेट हमको याद नहीं है, शायद लगता है जहां तक मुझे याद है 2014 या 15 के आसपास में सवाल पूछा था। इसमें उन्होंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का इन्होंने क्या किया था, आपको नहीं, अमाइनो एसिड नहीं है, इन्होंने पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल्स ले लिया और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का इन्होंने pK1, pK2, pK3 दे दिया। कहता है इस अमाइनो एसिड का वैसा pH बताओ जिस पर चार्ज 0 हो जाए। एक बात और जान लेना, वैसा pH जिस पर चार्ज 0 हो जाए उसी pH को कहते हैं PI वैल्यू। तो याद रखना, कभी कभी pH बोल देगा तो कंफ्यूज मत करना, जल्दी से उसको उतार लो और इसको बनाना घर पर, डाउट से हम इसको समझाएंगे। चलो जल्दी करो, जल्दी कीजिए सारे बच्चे, इसको जरूर ट्राई करना बेटा। अगर ये सब सवाल बन गया तो ऐसा सवाल पेपर में जब भी आएगा आप क्वेश्चन को आसानी से बना करके निकल जाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि एक एक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में बना पाना। अब बायोकेमिस्ट्री तो हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, गेट का हो, जैम का हो या CSIR का हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका क्वेश्चन बनता भी है, अगर तरीका पता है, स्ट्रेटेजी पता है, सवाल बना लोगे। आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके 10 मिनट के बाद आपसे फिर मिलते हैं डाउट सेशन में। तब तक ध्यान रखना, ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, नए बच्चे सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसको आप बेल दबा देना। बार बार इसलिए बेटा बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही को फायदा होगा कि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।